ये मेरे पास एक इंक्लाइन है, एंगल कितना दिए थे? एंगल कितना दिए थे बताओ। जिनका नेटवर्क अच्छा है पिछले दिन का क्वेश्चन रिपीट कीजिए जो दिए थे बनाने के लिए। सर उसमें थीटा जो था वो बड़ा था, टेन इनवर्स से। थीटा इज tan इनवर्स म्यू उससे बड़ा था, यही था ना। फिर यहाँ पे हम लोग दो ब्लॉक रखे थे, एक m1 आगे में था और पीछे में m2 था, सही है। हाँ सर। फिर इसके नीचे में म्यू1 था, इसके नीचे में म्यू2 था, क्लियर है। यस सर। म्यू1 का वैल्यू क्या था? 0.6 हाँ सर 0.6 था। और म्यू2 0.4। अच्छा m1 और m2 का कोई वैल्यू दिया था क्या? हाँ सर 6 kg और 2 kg। m1 था 6 kg और m2 था 4 kg, यही था। हाँ चलो, और यहाँ पे फिर पूछा गया था कि चले भाई दोनों का एक्सेलरेशन हम लोगों को बताइए, यही था क्वेश्चन, ठीक है। अभी जरा गौर करो, हम लोग पढ़े हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, सही है। g टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, जो तुमको ये बताता है कि अगर मेरा म्यू1 म्यू2 से बड़ा है तो वन ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेकंड ब्लॉक के एक्सेलरेशन से कम होगा, मतलब वन का एक्सेलरेशन सेकंड के एक्सेलरेशन से कम होगा। अगर वन का एक्सेलरेशन सेकंड के एक्सेलरेशन से कम है तो इस फिगर को गौर करो, क्या वन का एक्सेलरेशन कम है और सेकंड का ज्यादा है तो सेकंड वाला वन को पार करके निकल पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं, इसका मतलब पीछे से वो धक्का देते रहेगा लेकिन जाएगा दोनों साथ साथ। इज दिस क्लियर? हाँ सर। पीछे से वो धक्का देते रहेगा लेकिन जाएगा दोनों साथ साथ, सही है ना। ठीक है, सो बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, सही है। अब चलो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। जब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन से, अब देखो इसमें होता क्या है, अगर ये दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है तो आप इसका एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसमें इस डायरेक्शन में काम करेगा m1 प्लस m2 g sin थीटा, समझे क्या? m1 और नीचे वाले फ्लोर के बीच फ्रिक्शन 1 काम करेगा, m2 और नीचे वाले फ्लोर के बीच फ्रिक्शन 2 काम करेगा। m1 का नॉर्मल n1 और m2 का नॉर्मल n2, याद रखना n1 का इस डायरेक्शन में होगा m1g cos थीटा के बराबर और m2 का इस तरफ का कंपोनेंट होगा m2g cos थीटा। सबसे पहले तो आप लोग फिगर समझे, सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। सबका फिगर सही है, समझ में आ रहा फिगर क्या बना है, फ्री बॉडी डायग्राम। यस सर। यस सर। अब ये सब पूरा सिस्टम मेरा नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अब देखो भाई क्वेश्चन होगा फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक्स m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 is m1 plus m2 into acceleration, common acceleration. So it is m1 plus m2 g sin theta minus फ्रिक्शन 1 में
म्यू n1 म्यू n2 m1 प्लस m2 इंटू एक्सलेशन m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू n1 को लिख सकते हैं m1 g cos थीटा m1 g cos थीटा माइनस म्यू, यहां म्यू1 होगा यहां म्यू2 होगा माइनस म्यू2 m2 g cos थीटा and that all equals to m1 plus m2 a का वैल्यू निकालना है। मान लो जैसे क्वेश्चन में थीटा का कोई एक डाटा दिया रहता है तो आप थीटा का वैल्यू, मास का वैल्यू, म्यू का वैल्यू सब पुट करके आराम से एक्सेलरेशन निकाल दो। आंसर समझ में आया? m1 की जगह 6 kg, m2 की जगह 4 kg, म्यू1 की जगह 0.6, म्यू2 की जगह 0.4, g का वैल्यू 10, इन सब का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। इज दिस क्लियर? नोट करो फटाफट। पढ़ लिया सब कोई? हाँ वेरी गुड। बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल सीधा एक मंकी की तरफ एम लगा के फायर किया गया। ओके, अब बता दे रहा, अगर मंकी की तरफ एम लगा के फायर किया तो क्या वो प्रोजेक्टाइल मंकी को हिट करेगा? बोलो बोलो, क्या वो प्रोजेक्टाइल मंकी को हिट करेगा? अरे बोल भाई। शायद करना चाहिए। शायद क्यों करना चाहिए? हाँ, अरे यार इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह, पूरा नीचे आएगा। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का जो फोर्स है जो किसी भी चीज को जो किसी भी चीज को नीचे खींचता है वो इसको झुका देगा नीचे की तरफ, समझे क्या? हाँ सर। तो मंकी को नहीं लगेगा, समझा? इसलिए देखना अभी मेला वाला तो लग नहीं रहा इस बार दुर्गा पूजा में, नहीं तो अगर तुम चाहता तो 10 रुपया खर्चा करता, तुमको एक बंदूक देता, उसमें तुम डालता छोटा छोटा बुलेट्स, समझा? जनरली होता क्या है कि तुम है ना एम लगाएगा ऊपर वाला ग्रीन बैलून पे और नीचे वाला येलो फूट जाएगा, तुम तुरंत बोलेगा हाँ हम येलो पे एम लगाए थे, लेकिन हुआ नहीं था। एक्चुअली तुम एम उसके ऊपर लगाया था, प्रोजेक्टाइल उसको खींच के नीचे झुका देता है तो नीचे वाला बैलून पे है ना फूटने का चांसेस ज्यादा रहता है, समझे क्या? ठीक है। हाँ, कोई बोल सकता है कि नहीं सर हम रेड पे एम लगाए थे और रेड वाला ही फूट गया। पता है ये कब होता है? जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो उसको झुकने का टाइम कम मिलता है, तो रेड है तो रेड ही फूटता है, समझे? बी केयरफुल। इसका मतलब अगर डायरेक्ट यहाँ एम लगा के इसको थ्रो किया जाए तो ये इसको नहीं मिलेगा, लेकिन है एक वर्ड, जैसे ही बुलेट, जैसे ही यहां से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ, अगर उसी समय मंकी भी हाथ छोड़ दे, मंकी गिर रहा है प्रोजेक्टाइल आ रहा, मंकी गिर रहा है प्रोजेक्टाइल आ रहा, तो मंकी को प्रोजेक्टाइल हिट करेगा। हाँ सर, हम उसी समय का बोल रहे थे। बिल्कुल। अगर ये छोड़ के गिरना स्टार्ट कर दे तो याद रखना कि जब वो मंकी यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल विल हिट दैट मंकी। हम लोग को इसी को मैथमेटिकली दिखाना है। सपोज जैसे जहां ये अभी है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। x का मतलब हुआ ये डिस्टेंस
और y का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा हाइट, यहां से यहां तक का y, जबकि इसका इसका अभी अपना हाइट है, इस पॉइंट का हाइट है एक्स वाई डैश। हम मैक्सिमम हाइट पे बात नहीं कर रहे, हम कहीं भी बात कर रहे हैं, सही है। अब देखो हम लोग को ये चेक करना होगा कि जितने समय में प्रोजेक्टाइल यहां से चल के इस पॉइंट पे पहुंचेगा, उतने ही समय में मेरा ये मंकी y माइनस वाई डैश फॉल कर जाएगा। सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है। फॉर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आप प्रोजेक्टाइल लेके चलिए। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड y डैश इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। थोड़ा शॉर्टकट ज्यादा हो गया, बहुतों को समझ में नहीं आएगा। y डैश इज इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन y एंड टी स्क्वायर। तो y डैश इज इक्वल्स टू यू आई के जगह पे यू साइन थीटा एंड टी प्लस हाफ एक्सलेशन में माइनस जी और टाइम के जगह पे टी का स्क्वायर। सही आ रहा है ना? ठीक है। अब जरा गौर करो कि आखिर मेरा प्रोजेक्टाइल अगर जी नहीं लेता, मतलब ओ से अगर हम सीधा यहां तक का बात करें, ठीक है ना, इफ there is no effect of g, then see that क्या हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। बोलो तो सही है? यस सर। tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। अब जरा गौर करो, आखिर मेरा t टाइम में ये मंकी गिरा कितना? इन टाइम t फॉल ऑफ मंकी का फॉल कितना है? क्या मंकी के लिए एस वाई इज इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन वाई और टी स्क्वायर लगा दें। एस वाई के जगह पे जो फॉल हुआ है वो हुआ है वाई माइनस वाई डैश। यू वाई जीरो था प्लस हाफ एक्सलेशन में माइनस जी पुट करें, नहीं जी रहेगा नीचे गिर रहा और सामने टी का स्क्वायर। मतलब आप गौर करो तो जहां भी हम लोगों का जी टी स्क्वायर बाई टू है वहां वाई माइनस वाई डैश पुट कर सकते हैं, y माइनस वाई डैश पुट कर सकते हैं। तो जरा गौर कीजिए, हमको इन्हीं सबको मिला जुला के आपको दिखाना है। तो अगर हम लोग t टाइम के अंदर इसका फॉल देखें मंकी का और t टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल का फॉल देखें तो दोनों कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। सो फॉल ऑफ मंकी का फॉल कितना है यार? तो मंकी का फॉल है y minus y dash which is equals to gt square by 2 and fall of projectile का फॉल कितना है? तो पूरा y क्या था? पूरा y था x tan थीटा। पूरा y क्या था? तो पूरा y था, जरा गौर करना यहां से, x tan थीटा। तो क्या उसका फॉल फिर से y माइनस वाई डैश है? तो इस बार हम y की जगह लिखेंगे x tan थीटा और y डैश में लिखेंगे ये वाला वैल्यू, ठीक है, y डैश में लिखेंगे ये वाला वैल्यू। ये कितना है? तो u साइन थीटा इंटू टी, माइनस था यहां एक माइनस है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही जा रहे जी? बोलो सही है?
अरे बोल भाई, समझा कि नहीं? हाँ सर समझ सकते हैं। तो बोलते जा, थोड़ा पता चले। हाँ, अब देख, x तो हम लोग पहले निकाल के रखे हैं, u cos थीटा इंटू टी। तो y माइनस, देखो ये मंकी का फॉल है, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल का फॉल निकाल रहे हैं। y माइनस वाई डैश इज x के जगह पे u cos थीटा t, साथ में tan थीटा का मतलब sin थीटा बाई cos थीटा, माइनस यहां पे माइनस u sin थीटा t और प्लस हाफ gt स्क्वायर। बात करो, cos थीटा कट गया, u sin थीटा t से u sin थीटा t कट गया, तो क्या ये y माइनस वाई डैश हम लोगों का उतना ही आया जितना कि मंकी का फॉल था? बोलो, मंकी जितना फॉल किया उतना ही प्रोजेक्टाइल भी फॉल किया। मंकी जितना फॉल किया, प्रोजेक्टाइल जाके उस मंकी को हिट करेगा? अरे नहीं समझा? देख, हम तुमको एक एग्जाम्पल, इसको ऊपर से गिराया और नीचे मेरा हाथ चला, इसको हम ऊपर से गिराया और नीचे मेरा हाथ चला। अगर जितने देर में मेरा ये चौक यहां पहुंचा, अगर उतने ही देर में मेरा हाथ भी यहां पहुंचा, तो दोनों टकराएगा ना? दोनों का फाइनल पोजीशन सेम है। जितने देर में मंकी का जो फॉल हुआ, सॉरी, किसी टाइम टी में, ऐसे बोलना चाहिए, किसी टाइम टी में मंकी का जितना फॉल हुआ, प्रोजेक्टाइल भी वहीं पहुंचा। क्या बोलता, सही है? तो प्रोजेक्टाइल विल हिट दैट मंकी। इज दिस क्लियर? एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इसको नोट कीजिए, आपको लास्ट में कुछ स्टेटमेंट लिखाना है। गो फास्ट। हो गया सभी का? 2 मिनट का। अच्छा, स्टेटमेंट लिख लो, जगह छोड़ दो नोट करने के लिए, स्टेटमेंट लिख लो, तब तक बाकी सब कोई नोट कर लेगा। लिखो स्टेटमेंट। लिखो, above discussion shows that above discussion shows that as soon as projectile is fired, if monkey starts falling, then starts falling, then projectile as well as monkey both will cover both will fall same vertical height, so projectile will hit the monkey, projectile will hit that monkey. सर सेम वर्टिकल के बाद क्या बोले? Same vertical height, so projectile will hit that monkey. चलो नोट कर लो फटाफट।
कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको याद है ना कि हम बोले थे कि सर्कुलर मोशन का दो हिस्सा होता है, एक इसका काइनेमेटिक्स पार्ट और एक इसका मैकेनिक्स पार्ट है, लॉज ऑफ मोशन पार्ट है। याद है आपको? हाँ, तो इसमें हम लोग कुछ तो डिस्कस कर रखे थे ना, याद है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग कर रखे हैं ना। ठीक है, तो देखो हम इसका काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन एक बार लिख देते हैं। काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन एक बार अभी आपको हम लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू s by r। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आइदर d थीटा by dt और वी कैन यूज दैट v by r। और फिर हम लोग पढ़े थे एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d ओमेगा by dt और वी कैन यूज a by r। याद आ रहा है आपको? ठीक है जी। फिर फोर्थ में देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में पढ़े थे dv by dt और रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग एक डेरिवेशन किए थे v स्क्वायर बाय r। याद आया? और v को हम लोग हटा के लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r। ये भी तो फॉर्मूला था ना। इसी में हम लोग एक फिफ्थ पोर्शन भी आपको डिस्कस करके बताए थे, वो था हम लोगों का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आप याद कीजिए, इसमें आपको बताया गया था कि केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता है। याद है आपको? बोलो बोलो, पढ़ा ना ये सब? तो उसमें केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जीरो होगा, एक्सेलरेशन रेडियल होगा v स्क्वायर बाय r। ये सब हम लोग कर रखे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग ये पढ़ के रखे हैं कि जब बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव करा तो उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होने की वजह से उसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और उसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन भी है। तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होता, नेट एक्सेलरेशन इधर होता है। सही जा रहे हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt होगा। ठीक है, इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होगा। और इसका मतलब अगर हम टोटल एक्सेलरेशन निकाले तो अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सही जा रहे हैं? ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं। चल मैं इसको फटाफट नोट कर लिया, अब इससे आगे बढ़ते हैं नया नया चीज। अब हम लोग यहाँ पे खास फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
देखो अभी हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इसको लॉज ऑफ मोशन वाला सेक्शन हम लोग इसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जरा गौर करना, मान लो जैसे यहां से ये एक बॉब है जो हैंग, रुका हुआ बॉब रेस्ट में। अच्छा, अगर बॉब रेस्ट में है तो जो ऊपर की तरफ बॉब के ऊपर लगने वाला थ्रेड का टेंशन और नीचे वाला mg, क्या ये टेंशन mg के साथ बराबर है? अब आओ आप सेकेंड फिगर में। सेकेंड फिगर में हम एक छोटा सा चेंज किए, हम क्या बोले कि देखो भाई ये जो बॉब है ना, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आप छोड़ दिए, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आप छोड़ दिए, ओके। जब आप इसको यहां तक मान लो डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दिए हैं, या यहां तक अगर आप डिस्प्लेस करके उसको छोड़ दिए हैं, तो जब वो यहां से गुजरेगा तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा, क्या बोलता है, सही है? और इस वेलोसिटी को अगर आप देखिएगा तो ये हर क्षण अपना डायरेक्शन बदल रहा है। अब देखो अंदर की तरफ है मान लो टेंशन टी डैश और नीचे है mg, तो क्या बोलता है, अभी भी हम लोगों का टी डैश और mg बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तुम अपने से सोच के बताओ तो टी डैश और mg में बड़ा कौन होगा? टी डैश। आप देखिएगा अगर धागा में कोई स्टोन या कोई बॉल बांध के अगर आप गोल गोल घुमाते हैं, तो जितना कस के घुमाइएगा धागे में, थ्रेड में टेंशन उतना ज्यादा होगा, देखा है? जितना कस के घुमाएगा धागे में टेंशन उतना ज्यादा होगा, टेंशन उतना ज्यादा बढ़ता है, समझे? इसका मतलब टेंशन mg के बराबर नहीं है, आप जितना तेजी से घुमाइएगा उतना ज्यादा टेंशन होगा, mg तो कांस्टेंट है। सो इस केस में क्या हुआ, अगर हम इस फिगर को हम लेके चले कि टी डैश mg से बड़ा है, इसका मतलब है कि मेरे इस बॉल पे जिसका वेलोसिटी इधर है, जो इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक अंदर की तरफ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो टेंशन माइनस mg है। इज दिस क्लियर? यस सर। इसी फोर्स को आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, टेंशन माइनस mg है? बिल्कुल नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है। अगर आप नेचर में कोई भी सर्कुलर मोशन सोच पाते हैं, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन, गार्डन में जो आप साइकिल को सर्कुलर टर्न पे घुमाते हैं, कोई गोल चक्कर है चौराहा, वहां आपका बाइक अगर घूम रहा है गोल गोल, ये सब सर्कुलर मोशन है। और हर सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। बोले क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो सी दैट centripetal force is net force acting towards center of circular path under influence of which any circular motion will takes place।
very important है. Centripetal force is the net force acting towards center of the circular path under influence of which any circular motion will takes place. चलो बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं. देखो जैसे ये है सन, इसके चारों तरफ अर्थ का मोशन. आपको याद है ग्रेविटेशन खींचता अंदर की तरफ. आपको पढ़े होंगे आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यही ग्रेविटेशन उसका सेंट्रिपिटल फोर्स है. अगला सुनो, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं? तो उसमें पढ़े होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन. तो देखो भाई न्यूक्लियस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स. बोलो सही है? यस सर. अब जरा सोच के बताना एक एग्जांपल कि मान लीजिए जैसे मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, और इस पे हम बाइक चला रहे हैं. बाइक को अगर हम v इस वेलोसिटी से ले जाए तो कौन सा फोर्स मेरा सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है? ये सेंटर है. क्या फ्रिक्शन काम करता है सेंट्रिपिटल फोर्स? यस सर. तो फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, यहां तक नोट करें. अभी बहुत सारा डिस्कशन इसमें बाकी है, नोट करो फटाफट. तो सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब ये था, जैसे ये बॉडी चल रहा है. इसी में कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या वो समझो. जरा गौर से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन है, सब कुछ इजी हो जाता है. देखो भाई ये है सर्कुलर पाथ. अच्छा, अगर आप इस सर्कुलर पाथ पे मूव कीजिएगा, तो बोलिए आप एक्सेलरेटेड होइएगा या नहीं? एक्सेलरेटेड होंगे. कारण यह है कि मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलेगा. सही है ना? मतलब अगर इस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करता है तो सर्कुलर फ्रेम की वजह से उसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²r. हर जगह आप कहीं भी हैं, आप अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन फील करेंगे. आप कहीं भी रहिए, आप अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन फील जरूर करेंगे. सही जा रहा है? सो हम ये कह सकते हैं कि दिस circular path is non-inertial, having acceleration v²r, always directed towards center of circular path. Is this clear? कोई लाइन में कोई डाउट किसी को? बोलो इस लाइन में किसी को डाउट कुछ? अरे बोलो भाई. हाँ, तो अब आप पढ़े हैं क्या कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलने के लिए एक फोर्स आता है. नाम बताओ. Pseudo force. So we have to convert this non-inertial frame into inertial frame by using pseudo force. चलो जी सोच के बताओ, pseudo force का डायरेक्शन किधर होता है?
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट साइड, वेरी गुड। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो? एम ए, जिसमें एम होता है मास और ए होता है। हाँ, तो जरा गौर करना कि जो मेरा शूडो फोर्स है वो होता है एम ए। एम मतलब मास ऑफ बॉडी और ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो आप अगर इस शूडो फोर्स को लीजिएगा तो क्या हम लोग एम यहाँ पे और एक्सेलरेशन की जगह पे v स्क्वायर बाई आर लिखेंगे? यस सर। आप इसी शूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब सर इसको सेंट्रीफ्यूगल नाम क्यों दिया गया, हम अभी दिखा देते हैं। mv स्क्वायर बाई आर। चलो अब इसको सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहते हैं वो देखो। ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है। अगर इस सर्कुलर पाथ पे कोई एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव करता है तो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ उसका एक्सेलरेशन होता है। ये रहा फिगर। तो हमको सर्कल से बाहर ना बनाना पड़ेगा शूडो फोर्स को। बोलो बोलो, सही है? और यही सेंट्रीफ्यूगल के नाम से mv स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला आता है। सेंट्रीपिटल आपको देखिए लोअर क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर। देखिए भाई, एक्चुअल थ्योरी वो नहीं है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपके पास एक एक लाइन तोड़ के बता दिया गया है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है हमारे इस फ्रेम का, उस एक्सेलरेशन को हटा के नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल में बदलने के लिए हम लोग शूडो फोर्स लगाते हैं और वो शूडो फोर्स आता है mv स्क्वायर बाई आर। और इस शूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जो मेरा सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन है फ्रेम का उसके अपोजिट में होगा, बाहर। That's why it is away from center. It is always directed away from center. फिर से, it is always directed away from center. That's why it is called centrifugal force. Is this clear? यस सर। एक बार अगर आप शूडो फोर्स बना दिए, now we can assume that circular path is inertial. सर्कुलर पाथ जो वो इनर्शियल। नोट करो फटाफट यहां तक। ठीक, चलो इस फिगर के नीचे लिखो थोड़ा। इस फिगर के नीचे लिखना above discussion shows that when any non-inertial circular path will be converted into non-inertial circular path will be converted into inertial circular path, comma, a pseudo force must be assumed to be acting on body besides all other forces to describe motion of that body
to describe motion of that body. To describe motion of that body. हो गया सर बोलो सर स्टार्टिंग लाइन में above the circle shows that के बाद एक वर्ड बोले थे वो क्या था? इतना हमको याद रहेगा ऋषिकेश नहीं सर इसलिए हम लाइन बोल दी है above the circle shows अरे यार कोई बता दो जी कोई बता दो कोई स्टेटमेंट बोल दो above discussion shows that उसके बाद when any non-inertial circular path will be converted into inertial circular path, a force must be assumed to be acting on body beside all the other forces to describe motion of the body. वेरी गुड ठीक है सर हम एक वर्ड पूछे तुमको पूरा बता दिया कि कहीं आगे का भी प्रॉब्लम हुआ तो भी खत्म कॉमा में दिक्कत होगा तो ठीक है वेरी गुड